हाय, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? काफ़ी टाइम के बाद मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कुछ इश्यूज थे। एनीवे, पीछे के जितने लेक्चर्स हैं शायद आप लोगों ने देख लिया होगा, और नहीं देखा है तो प्लीज़ डू वॉच, क्योंकि अभी भी आप लोगों की जो नीट की कंट्रोवर्सी है क्लियर नहीं हुई है। जब तक काउंसलिंग नहीं होती है, जब तक फाइनल सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट नहीं आती है, लेकिन फिर भी आप लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग, वो मुझे पता है। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि जब तक एकदम से क्लियर हो जाए कि अब भाई हो गया, होना है नहीं होना वो मतलब नहीं है। आप एक्चुअली में नीट की कंट्रोवर्सी में पड़े हुए हैं। सो मेरा ये सजेशन है और हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको 2025 के लिए रेडी होना है, ठीक है, तो प्लीज़ डू नॉट वेस्ट योर टाइम। ठीक है, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। ये बहुत एम्फेसाइज दे के मैं बोल रहा हूँ, और इस पे जो है ना आप बहुत तरीके से ध्यान दे के पढ़ाई शुरू करिए। डू नॉट वेस्ट योर टाइम। समझ में आई बात? क्योंकि इससे ज़्यादा प्रेसियस चीज़ ना कुछ नहीं है लाइफ में, जान लीजिए। क्योंकि एक बार अगर टाइम निकल जाता है तो पता ही है वापस तो नहीं आता है। आदमी आ जाएगा, इंसान हो सकता आ जाए, मरने के बाद नहीं, लेकिन उसके अलावा अगर कुछ भी हो रहा है आगे पीछे तो। ठीक है, सो चलिए आज हम बायोमॉलिक्यूल का लेक्चर ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। लास्ट ये हमारा इसमें होना चाहिए, अगर नहीं तो अगर थोड़ा सा बचेगा तो कोई बात नहीं, फिर छोटा सा लेक्चर एक और हो जाएगा। लेकिन कोशिश करेंगे कि एंजाइम से रिलेटेड इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो फिनिश हो जाएं, ताकि हमारा बायोमॉलिक्यूल का लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो जाए। ओके, सो लेट्स बिगिन। एंजाइम्स। एंजाइम्स समझने से पहले आप लोग थोड़ा सा ये बताइए कि आप लोग जो पीछे पढ़े हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, वो क्लियर है कि नहीं? क्योंकि अगर वो क्लियर होगा तो एंजाइम जो है बड़े तरीके से क्लियर होगा, अच्छे से क्लियर होगा, समझ में आएगा। अगर पीछे की चीज़ें क्लियर नहीं है तो आपको जब मैं बताऊंगा, लिंक करूंगा, तो आपको दिक्कत होगी। तो अगर नहीं पढ़े हैं तो पहले पीछे के लेक्चर को देख लीजिए। एटलीस्ट प्रोटीन वाला जो लेक्चर है जो मैंने बताया है, ठीक है, जिसमें अमाइनो एसिड्स हैं, फिर पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, प्रोटीन बनता है, प्रोटीन का प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इवन क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, कैसे चीज़ें होती हैं उसको आप देखिए। ठीक है, बाकी अल्फा बीटा जो भी है सब, तब आपको एंजाइम्स जो है ना क्लियर होगा। सो एंजाइम्स क्या है? ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, मोस्टली प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, मोस्टली का मतलब ऑलमोस्ट 99% आपको प्रोटीन के दिखेंगे, अगर ऐसे देखेंगे तो 1% या जो भी कुछ होते हैं, ठीक है, नंबर के हिसाब से, वो आपको राइबोजाइम्स होते हैं, मतलब आरएनए के बने होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम ये जो होते हैं प्रोटीन के होते हैं। पहले ये लाइन रहती थी, ठीक है, बिफोर द डिस्कवरी ऑफ राइबोजाइम ये लाइन रहती थी कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। ये रहता था ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। ठीक है, सो ये जो है ना पहले स्टेटमेंट रहता था, और ये सही स्टेटमेंट था, करेक्ट। लेकिन आज के समय में आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ राइबोजाइम, ठीक है, राइबोजाइम की जब से डिस्कवरी हो गई है और इसका फंक्शन पता चल गया है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट अब क्या हो गया है? इनकरेक्ट हो गया। क्या हो गया है? इनकरेक्ट हो गया है। समझ में आई बात? नहीं? हाँ, तो अभी के टाइम पे ये स्टेटमेंट क्या हो गया भैया? ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया है। क्लियर हुआ? इसीलिए लिखा है कि ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। ऑलमोस्ट लिखने का मतलब ऑल नहीं है, ठीक है, ऑलमोस्ट लिखने का मतलब है कंप्लीट है, मतलब 99%, 95%, 98, जो भी आप कंसिडर कर लें, वो प्रोटीन के बने होते हैं। कुछ कुछ होते हैं जो राइबोजाइम्स, और ये राइबोजाइम्स किसके बने होते हैं? ये एक्चुअली में आरएनए के बने होते हैं। और पता ही है कि आरएनए जो होता है वो क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड है ये। ठीक है, दिस इज नॉट प्रोटीन। इसीलिए मैंने बताया कि पहले का जो लेक्चर आपने पढ़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है कि नहीं? तो ये आरएनए प्रोटीन नहीं होता है, न्यूक्लिक एसिड है। आरएनए एंड डीएनए जो होते हैं ना, ये न्यूक्लिक एसिड की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन डीएनए कहीं पे भी एंजाइम की तरह काम नहीं करते हैं। ये भी हम जब पढ़ेंगे, या तो पढ़े होंगे जो आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस है, इवोल्यूशन में भी पढ़ते हैं, जेनेटिक्स आएगा तो उसमें भी हम बताएंगे। ठीक है, तो उसमें आरएनए पहले आया था। क्यों?
इसी की वजह से। क्यों? क्योंकि राइबोजाइम का जो नेचर होता है ना, ये कैटालिटिक एक्टिविटी शो करता है। कैटालिटिक एक्टिविटी करने का क्या मतलब है कि किसी भी चीज को, किसी भी रिएक्शन को ये कैटलाइज करे। कैटलाइज करने का मतलब उसके रेट को बढ़ा दे, रेट को घटा दे, किसी भी तरीके से अगर रिएक्शन को अफेक्ट कर रहा है, कोई बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, तो उसकी एक्टिविटी को हम कैटालिटिक एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, कैटालिसिस बोलते हैं ना किसी चीज को कैटलाइज करना। कैटलिस्ट कोचिंग है ना, तो क्या करने का मीनिंग क्या है, मतलब क्या है, जैसे आप शांति से बैठे हो, सुकून से बैठे हो, आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही, आपको लग रहा है कि आप डिप्रेस्ड कंडीशन में हो, ठीक है, और आपने मेरा लेक्चर सुना या किसी ऐसे और मोटिवेटर का लेक्चर सुना, किसी टीचर का सुना, आप या तो टेड टॉक पे चले गए, कुछ लेक्चर सुन लिया, और या ऐसे कुछ भी। आजकल तो रील्स बहुत फेमस है, रील्स में आजकल कुछ ज्यादा ही मोटिवेशन मिल रहा है लोगों को कि वो मोटिवेट होकर रील्स ही देखते रह रहे हैं। ठीक है, एक रील से मोटिवेशन मिला तो उसके चक्कर में 2 घंटा रील्स ही देखे जा रहे हैं कि और मोटिवेशन मिले मुझे, और मिले। नहीं भाई, एक बार मिल गया ना, तो आपको कैटलिस्ट मिल गया। यही है, जो आपका टीचर भी हो सकता है, जैसे मैं हूँ, ठीक है, कोई स्पेशल जो टीचर नहीं है, ऐसा टीचिंग ऐसे करता नहीं, लेकिन वो मेंटोर है, ठीक है, आपका गुरु है, मेंटोर या गुरु, ठीक है, गुरु टीचर भी हो सकता है, मेंटोर भी हो सकता है, या इसके अलावा केवल वो क्या करता है, मोटिवेशन देता है आपको। ठीक है, ये सारे जो होते हैं ना कैटलिस्ट होते हैं, ये सारे क्या हैं, कैटलिस्ट हैं, मतलब आपकी सोई हुई आत्मा को जगाने का काम करते हैं ये। ठीक है, आप अपने से वही काम करोगे तो हो सकता है कि 2 साल ले लो, 5 साल ले लो, ठीक है, 6 साल ले लो, या हो ही ना कभी। क्यों? क्योंकि आप रास्ते में छोड़ दोगे वो काम को। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये लोग आपको मोटिवेट करते हैं, ये लोग आपको क्या करते हैं, बताते हैं कि मतलब ऐसा करने से आपकी लाइफ जो है वो सुधरेगी, आपकी लाइफ जो चेंज होगी, और उसके बाद आप जो है दूसरों को भी यही चीज बता सकते हो, ऐसे मोटिवेट कर सकते हो, दूसरों की लाइफ में भी कुछ चेंज ला सकते हो। ठीक है, सो इनको हम क्या बोल रहे हैं, दे आर दी कैटलिस्ट, दे आर दी कैटलिस्ट। ऐसे ही जब हमारी बॉडी में हम कुछ खाते हैं या कोई और चीजें हो रही हैं जिसमें हम कुछ खाना लिए, प्रोटीन का चीज लिए, कार्बोहाइड्रेट का चीज लिए, ठीक है, ग्लूकोज वाला ग्लूकॉन डी पी रहे हैं, तो वहां से हमको एनर्जी मिलती है ना। तो ऐसा नहीं होता कि खाना खाए तो डायरेक्ट वो एनर्जी जा रही, नहीं, जब तक वो ब्रेक नहीं होगा, जब तक वो ब्रेक नहीं होगा, बर्न नहीं होगा, वहां से एनर्जी जो है ना, जो एनर्जी है ये नहीं रिलीज होगी। और अगर एनर्जी नहीं रिलीज होगी तो आप ऑब्वियस सी बात है, पता है कि उससे क्या होता है, फिर आप मूर्छित हो जाओगे रास्ते में ऐसे ही। ठीक है, सो कैटलिस्ट यही काम करते हैं। तो ये जो काम है ना, ब्रेक, बॉन्ड ब्रेक करने का है, बर्न कराने का, इसमें कैटलिस्ट जो है लगता है। और वो कैटलिस्ट क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं। कैटलिस्ट क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, ये हम अपने बॉडी की बात करते हैं नॉर्मली, तब ये हम काम करते हैं। किसी भी लिविंग सिस्टम की बात करते हैं तब ये बात करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिक सिस्टम की बात करते हैं तब हम एंजाइम्स की बात करते हैं नॉर्मली। ठीक है, लेकिन अगर हम सेम रिएक्शन को या ऐसे ही टाइप के रिएक्शन को अगर हम जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो ना, सो अगर उनकी बात कर रहे हैं, वहां पे कोई रिएक्शन कैटलाइज हो रहा है, तो वहां पे हम उसको एंजाइम्स नहीं बोलते हैं, वहां पे हम उसको क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं। तो एंजाइम्स आर कैटलिस्ट ओनली, ठीक है, दे आर कैटलिस्ट ओनली, बट दे परफॉर्म दी रिएक्शन इनसाइड द बॉडी मोस्टली। या तो आप लेबोरेटरी कंडीशन में उसी एंजाइम का यूज करके आप रिएक्शन को चेक कर सकते हो कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है। क्लियर है? लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है यहाँ पे, वो हम आगे देखेंगे। कैटलिस्ट और एंजाइम में क्या डिफरेंस है, जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं और जो एंजाइम्स हमारी बॉडी में होते हैं या लिविंग सिस्टम में होते हैं। ठीक है, सबसे मेजर डिफरेंस यहाँ पे बता देते हैं, यहीं पे आगे आएगा। डिफरेंस मेजर क्या है कि ये जो होते हैं ना ज्यादा सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर और पीएच के रिगार्डिंग, जो एंजाइम्स होते हैं। लेकिन जो कैटलिस्ट होते हैं ये टेम्परेचर पीएच के रिगार्डिंग बहुत सेंसिटिव नहीं होते हैं, बहुत हायर टेम्परेचर और पीएच पे भी काम कर सकते हैं, हायर या लोअर। ठीक है,
लेकिन जो एंजाइम्स होते हैं इनके लिए एक रेंज होता है, ठीक है, बहुत कम रेंज के उसमें ये काम करते हैं और एक ऑप्टिमम पीएच होता है, उसके बाद ऑप्टिमम पीएच एंड टेम्परेचर, उसके बाद इनकी एक्टिविटी जो होती है ना रिड्यूस हो जाती है। क्लियर है, आगे आएगा। ठीक है, इनका दूसरा नेचर हमने बता दिया। एंजाइम्स क्या हो सकते हैं, ध्यान रखना आपको, प्रोटीन हो सकते हैं या आरएनए, अभी आपको समझाया पूरा। तो ये कॉन्सेप्ट जो है जो हमने बताया आज के समय में ये क्या है, इनकरेक्ट है। तो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स एंड बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। ठीक है, अगर ये स्टेटमेंट आता है तो गलत है। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम यहाँ लिखा रहेगा, तब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर हम इस स्टेटमेंट को लिख दें कि all enzymes are proteins except ribozyme, अगर ये लिख दें then this statement stand true और correct। समझ में आई बात? एक एक चीज को, एक एक वर्ड को आपको समझते चलना है, कहीं पे मिस नहीं करना है, और ना ही आप बीच में सुसु करने, पोटी करने या खाना खाने ये सब काम नहीं करना है। पढ़ते समय 1 घंटे 1.5 घंटे का जो लेक्चर होता है, प्लीज सिट टाइट एंड रीड एंड सी एंड वॉच ईच एंड एवरी वर्ड आई एम सेइंग एंड आई एम राइटिंग एंड आई एम हाईलाइटिंग। जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूं उसको एक एक चीज करके आपको देखना है, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे मिस करेंगे कि इधर उधर सर बोल रहे हैं, बता रहे हैं, तो सब नुकसान है। आप फोकस करिए बस। ठीक है, तीसरा क्या है, लाइन डायग्राम इनका बनाया जा सकता है। जैसे हम प्रोटीन पढ़े हैं तो प्रोटीन में हम प्राइमरी प्रोटीन पढ़ते हैं तो ऐसे सीधे सीधे होता है ना, अमीनो एसिड ऐसे जुड़ा हुआ है सीधा। ठीक है, ऐसे ऐसे बीच में क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड है। जो लाइन हम खींच रहे हैं, हाइफन दे रहे हैं, दीज आर दी पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, ये तो ये पेप्टाइड बॉन्ड है और ये ऐसे, तो इसको अगर हम अमीनो एसिड ना लिख के ऐसे लिखें तो ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए ऐसे लिख रहे हैं हम ऐसे, तो ये लाइन हो गया ना। तो यही बोल रहा है कि ये लाइन डायग्राम में इनको हम क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, डिपिक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इनको हम किस में कर सकते हैं, प्राइमरी में लाइन डायग्राम हो गया, सेकेंडरी में भी कर सकते हैं, टर्सरी, मोस्टली टर्सरी में ये एक्ट करते हैं, क्वार्टरली की जरूरत नहीं होती, लेकिन हो भी सकता है। लेकिन नॉर्मली ये टर्सरी में आते हैं क्योंकि यहीं पे इनका जो है ना एक्टिव साइट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, टर्सरी स्ट्रक्चर में हमने देखा ना ऐसे ऐसे प्रोटीन जो है फोल्ड होती है। ठीक है, तो ये तो प्रोटीन का हो गया। तो इसी फोल्डिंग में हमको एक स्ट्रक्चर, मान लीजिए इसको हम दूसरे तरीके से ड्रॉ करें, ऐसे मान लीजिए फोल्ड होके बना और यहाँ पे एक गड्ढा बन गया ऐसे। ठीक है, समझ रहे नहीं, ये प्रोटीन बना, ये पूरा प्रोटीन है और यहाँ पे ये मान लीजिए प्रोटीन का स्ट्रक्चर बना और इसमें ये गड्ढा आ गया। ये गड्ढा ही क्या होता है, ये क्रेवाइसिस है। दिस इज द क्रेवाइसिस। क्रेवाइसिस का मतलब क्या होता है, गड्ढा, या क्लेफ्ट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, क्लेफ्ट बोलेंगे, या और क्या बोल सकते हैं, पॉकेट। यहाँ लिखा है हमने, क्रेवाइसिस हो गया, पॉकेट हो गया, या इसी को और क्या बोल सकते हैं, क्लेफ्ट बोलते हैं। ठीक है, जैसे कभी कभी किसी को देखिए उनकी यहाँ नोज के नीचे या लिप्स जो होता है ऐसे कटा होता है। ठीक है, मतलब अगर आप देखेंगे ऐसे, अगर मान लीजिए किसी का लिप्स है नोज के नीचे यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ पे ऐसे कटा होता है ऐसे। ठीक है, तो इसको भी क्या करते हैं, क्लेफ्टिंग। ये जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकता है कभी एक्सीडेंट से, लेकिन जेनेटिक डिसऑर्डर पैदा होते देखे होंगे आपने, इसको भी क्लेफ्ट बोलते हैं। तो ऐसे यहाँ पे गड्ढा हो गया, मतलब ये कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं है। तो ये नॉर्मली टर्सरी जब टर्सरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन का होता है उसी से बनता है। ठीक है, जब प्रोटीन की फोल्डिंग होती है, समझ में आया कि नहीं, जब प्रोटीन की फोल्डिंग होती है तब उसमें ऐसा देखने को मिलता है। तो ये जब बना ना ये पॉकेट, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव साइट बोलते हैं। और एक्टिव साइट का मतलब क्या है, एक्टिव साइट का मतलब यहीं पे है, मान लीजिए सबस्ट्रेट जो होता है कोई भी, जैसे ग्लूकोज हमने खाया और ग्लूकोज से हमको एनर्जी मिल रही है, मतलब इसका ब्रेकडाउन होना है, अल्टीमेटली मान लीजिए हमको पायरुविक एसिड मिलना है। ठीक है, तो ये ग्लूकोज जो है ना यहाँ जाके बाइंड होगा। अब ग्लूकोज मालिक्यूल का मान लीजिए स्ट्रक्चर ऐसा है, मान लीजिए ये ग्लूकोज है। ठीक है, और ये ऐसे है, तो यहाँ पे ना ये जाके यहाँ पे ऐसे फिट हो जाएगा ऐसे। ठीक है, फिट हो जाएगा ऐसे। अब एक बार ये अगर फिट हो गया तो यहाँ पे आप स्पेस नहीं है कि दूसरा आके यहाँ फिट हो। तो एक एंजाइम में एक अगर सबस्ट्रेट ले लिया तो दूसरे सबस्ट्रेट के लिए जगह नहीं है, और ये जब कंप्लीटली इसमें कन्वर्ट हो जाएगा तब उसके बाद फिर से ये खाली हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये साइक्लिक रिएक्शन होगा कि एक बार वो रिएक्शन करवा देगा, उसके बाद फिर से खाली होगा, फिर दूसरे सबस्ट्रेट को वो कैप्चर करेगा। और ये स्पेसिफिक होता है, ऐसा नहीं है ग्लूकोज को भी ले ले और उसके बाद आपने
प्रोटीन दे दिया तो प्रोटीन को भी डाइजेशन ब्रेक डाउन करने लगे, सेम एंजाइम अफेक्ट करे? नहीं नहीं, एंजाइम अलग अलग होने का मतलब क्या है कि अलग अलग सबस्ट्रेट होते हैं, ठीक है। तो ये जो सबस्ट्रेट है जिसको हम बोल रहे हैं कि जिसका ब्रेकडाउन होना है, वो कहाँ फिट होता है? एक्टिव साइट में फिट होता है, जो कि हमने यहाँ दिखाया, ठीक है। और यहाँ में फिट होने के बाद ये क्या करता है? रेट जो है रिएक्शन का उसको चेंज करता है, ठीक है। इन जनरल जो पॉजिटिव एंजाइम होंगे वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेंगे? बढ़ा देंगे, ठीक है। और जो इनहिबिटरी होंगे, ठीक है, ये पॉजिटिव है, लेकिन अगर इनहिबिटरी हो गया तो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा? डिक्रीज करा देगा। तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनहिबिटर्स बोलते हैं। दोनों टाइप के एंजाइम्स पाए जाते हैं, लेकिन हम इनको एंजाइम्स बोल देते हैं और इनको इनहिबिटर बोल देते हैं, सिंपल सी बात है। लेकिन है वो एंजाइम ही, कहने का मतलब है वो रेट को चेंज कर रहे हैं। रेट चेंज करने का मतलब ऐसा नहीं कि रेट खाली आगे ही बढ़ेगा, रेट पीछे भी तो हो सकता है, दोनों साइड में हो सकता है। स्पीड बढ़ भी सकती है और स्पीड घट भी सकती है। तो ये क्या करते हैं? स्पीड बढ़ाने का काम करते हैं, मतलब किसी भी रिएक्शन की क्या करते हैं? स्पीड को बढ़ा देते हैं नॉर्मली, ठीक है, स्पीड को। और हम किसी रिएक्शन को कैटलाइज करवाना होगा नेचुरली, तो हमको स्पीड बढ़ानी है ना। अरे भाई मान लीजिए जैसे आपको पढ़ना है, आपको क्वेश्चन लगाना है 100 दिन में, तो अगर आप बहुत स्लो स्पीड में लगाओगे कि 1 घंटे में आप लगा रहे हो 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन पर आवर, तो आपकी स्पीड बहुत स्लो है। इसी को प्रैक्टिस के थ्रू आपको बढ़ा के ले जाना होता है कि भाई 5 से काम नहीं चलेगा, आपको 50 क्वेश्चन 1 घंटे में लगाना पड़ेगा, क्योंकि नीट की डिमांड है, नीट की डिमांड है। और कुछ टाइम के बाद इसको बढ़ा के और ले जाना पड़ेगा, कितना? 60 to 65 तब पर आवर, तब जाके आप नीट की कंप्लीट डिमांड को फुलफिल कर पाएंगे। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि अभी आपकी स्पीड स्लो है, आपको हम कैटलिस्ट की तरह काम कर रहे हैं, तो आपकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगी और फाइनली आपकी स्पीड जब इस लेवल पे आ जाएगी 60, 65, 70 क्वेश्चन 1 घंटे में लगाने की, तब समझ लीजिए कि आप रेडी हो चुके हैं फिलहाल, ठीक है। आप और भी बढ़ा सकते हैं। सिमिलरली एंजाइम का भी यही काम होता है, समझ रहे हैं नहीं? सो एंजाइम का पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया फिलहाल, ओके। सो एंजाइम जैसे डिफर करते हैं कैटलिस्ट से, वो मैंने शुरू में ही बता दिया। कैटलिस्ट का मतलब जो इनऑर्गेनिक है, ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। देखिए एंजाइम्स कैटलिस्ट, एंजाइम कैटलिस्ट डिफर फ्रॉम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। सी, जो एंजाइम्स हैं इनकी बात कर रहा है कि इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट से कैसे डिफर करते हैं। तो मैंने बता दिया कि भाई जो इनऑर्गेनिक वाले होते हैं, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट मतलब जो हम एलिमेंट के केसेस में देखते हैं ना, जो अदर इनऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं, उसमें हम जैसे जो आर्टिफिशियल मीडियम में करवाते हैं, मतलब बाहर के सिस्टम में पूरा नॉर्मली, तो उसमें यहाँ पे टेम्परेचर अब बढ़ा भी देंगे ना, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर, ठीक है, या हाई पीएच, तो भी एंजाइम जो है ना ये वर्किंग रहेंगे। एंजाइम क्या रहेंगे? वर्किंग रहेंगे, स्टेबल रहेंगे। लेकिन एंजाइम कैटलिस्ट में अगर बहुत ज़्यादा हाई पीएच कर दिया, टू हाई टेम्परेचर एंड पीएच, यहाँ पर भी हाई टेम्परेचर एंड पीएच, ठीक है, यहाँ पर भी 2 कर दीजिए, तो यहाँ पे जो है ना ये क्या कर जाते हैं, ये काम करना बंद कर देंगे, दे विल स्टॉप वर्किंग। मतलब क्या है? अनस्टेबल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अनस्टेबल हो जाएंगे। इन जनरल बात कर रहे हैं, ठीक है। सो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट के केस में ये हमेशा हाई टेम्परेचर या हाई पीएच या हाई प्रेशर पे अच्छा काम करते हैं, लेकिन जो एंजाइम कैटलिस्ट हैं इनका हम नॉर्मली टेम्परेचर देखते हैं अप टू 40 डिग्री तक ये काम करते हैं नॉर्मल कंडीशन में, जो मोस्ट ऑफ द एंजाइम है। इसके बाद जो होते हैं ना ये डैमेज होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटीन, जैसे आप अंडा होता है ना, अंडे को आप बॉयल करते हो, टेम्परेचर हाई करते हो, तो देखोगे अंडा बॉयल हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। तो सॉलिड होने का क्या मतलब है? प्रोटीन वहां पे प्रेसिपिटेट हो गई है। प्रोटीन क्या हो गई है? प्रेसिपिटेट, पीपीटी। प्रेसिपिटेट का मतलब अब ये प्रोटीन की प्रोटीन रही नहीं, अब ऐसा इसको वापस आप नहीं ला सकते हो, यहाँ केमिकल रिएक्शन हो गया, ठीक है। समझ में आ रही बात ना? यही सेम एंजाइम के साथ होता है। अभी देखा हमने कि मैक्सिमम जो प्रोटीन होती है एंजाइम्स होती हैं, और ये टेम्परेचर से अफेक्ट होती हैं, टेम्परेचर और पीएच दोनों से, ठीक है। इनका प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी नेचर चेंज होता है, और टेम्परेचर बहुत कम लाएंगे, लो होगा तो ये इनएक्टिव हो जाएंगे।
इनएक्टिव होंगे लेकिन सही सलामत हैं अभी। जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे धीरे धीरे तो ये काम करना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर एक टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो और उसके बाद ये लिमिट है और इसके ऊपर ले गए टेम्परेचर और डैमेज हो गया, ये डैमेज का मतलब प्रेसिपिटेट हो गया, तब ये काम नहीं करेगा। तब ये क्या हो गया, खत्म हो गया बिल्कुल, कहते ना सब खत्म। तो दो चीजें हैं, अगर टेम्परेचर पीएच नीचे ले जाओगे तो अफेक्ट होगा, लेकिन एक केस में क्या होगा, डैमेज नहीं होगा, केवल इनएक्टिव होगा। और हायर जब बढ़ाते जाओगे, ऊपर बढ़ाते जाओगे टेम्परेचर 40 डिग्री से 50 डिग्री, 50 से 60 कर दिए, 60 से 70 कर दिए, 70 से 80, 80 से 90, 100, 110, 200 ले गए, तो उसमें एंजाइम जो होंगे क्या होंगे, इनएक्टिव केवल नहीं होंगे, डैमेज हो जाएंगे कंप्लीटली। क्लियर है। लेकिन कुछ एंजाइम्स होते हैं जो नेचर में मिलते हैं, स्पेशली एक्सट्रीमोफाइल्स कुछ होते हैं। एक्सट्रीमोफाइल्स का मतलब अगर हमने प्रोकैरियोट आपने सुना होगा, समझा होगा थोड़ा भी, तो प्रोकैरियोट केस में आर्की बैक्टीरिया होते हैं, आर्किया जिनको हम बोलते हैं। एक सेकेंड, आर्किया या आर्की बैक्टीरिया, इनको हम एक्सट्रीमोफाइल्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये हाई टेम्परेचर वाली जगह पे जो है ना, हाई टेम्परेचर वाली जगह पे सरवाइव करते हैं। ठीक है। मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया भी इसी में आते हैं, तो वो भी जहाँ पे सैलिनिटी बहुत हाई है वो भी सरवाइव कर रहे हैं। सैलिनिटी, सलाइन कंडीशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे भी सरवाइव करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो एंजाइम है ना, वो लगभग 80 से 90 डिग्री तक या इससे भी ऊपर, कभी कभी 100 या 110 डिग्री तक भी क्या करते हैं, वो स्टेबल रहते हैं। हम जब डीएनए में पढ़ेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन, तब उसमें बताएंगे, या पीसीआर हम पढ़ेंगे, स्पेशली पीसीआर पढ़ेंगे, जब वहाँ पे हम बताएंगे पॉलीमरेज जो होता है, टैग पॉलीमरेज, ठीक है, जो डीएनए पॉलीमरेज की तरह ही है, लेकिन वो आर्की बैक्टीरिया से निकाला जाता है। वो हाई टेम्परेचर पर भी स्टेबल होता है, 95 डिग्री तक स्टेबल रहता है, मतलब 100 डिग्री मान लीजिए। समझ रहे हैं ना। तो ये कुछ केसेस में होता है, ये बहुत ज़्यादा केस में नहीं होता है। ये इनको हम एक्सट्रीमोफाइल्स बोलते हैं, या जैसे थर्मोफिलिक है ना, मतलब टेम्परेचर लविंग। फिलिक का मतलब लव होता है, फिलिक का मतलब फाइल, फाइल का मतलब लव। ठीक है। तो अगर आप, ठीक है, अगर आप नीटोफाइल बन जाएंगे, नीटोफाइल, नीटोफाइल का मतलब नीट से प्यार करने वाले, ठीक है, नीटोफाइल। और अगर या आप बुकोफाइल बन जाएंगे, ठीक है, बुकोफाइल, नॉट फाइल, ठीक है, पीएच है, ठीक है, फाइल, बुकोफाइल बन जाएंगे, इसका मतलब बुक्स से प्यार करने वाले। तो आपको बनना यही है, नीटोफाइल बनेंगे तो आपका नीट का एग्जाम निकलेगा, बुकोफाइल बनेंगे तो भी नीट का एग्जाम निकलेगा। स्पेसिफिक बुक्स पढ़ने की जरूरत होगी बस, और स्पेसिफिक लेक्चर जैसे कि ये देख रहे हैं आप लोग। ठीक है। तो ये थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, और इनमें आर्की बैक्टीरिया आते हैं, जिनको हम एक्सट्रीमोफाइल, एक्सट्रीमोफाइल का मतलब क्या है, किसी भी एक्सट्रीम सिचुएशन से जो प्यार करते हैं, जो वहाँ पाए जाते हैं। ठीक है। तो समुद्र के नीचे जो वो वेंट्स होते हैं ना, थर्मोफिलिक, या जो क्या बोलते हैं, वोल्केनिक वेंट्स होते हैं। ठीक है। हाँ, ओशन के अंदर बहुत गड्ढे गड्ढे ऐसे होते हैं जहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। ठीक है। तो वहाँ पर भी ये बैक्टीरिया जो है पाए जाते हैं। कहानी क्लियर है कि नहीं? ओके। तो एंजाइम और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट और इनकी स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी दिया है ना, देखिए, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर हॉट वेंट्स, ठीक है, एंड सल्फर स्प्रिंग्स, यहाँ पर भी ये बैक्टीरिया जो है सर्वाइव करते हैं। कुछ कुछ की बात कर रहा है, तो मेजॉरिटी जो है ऐसे जाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे हमने 20 डिग्री टेम्परेचर रखा, ठीक है, तो यहाँ से ऊपर जाते जाते 40 डिग्री तक पहुँचे, तब तक इनकी एक्टिविटी बढ़ती जाएगी। इससे नीचे आएंगे, मान लीजिए हम 10 डिग्री या 0 डिग्री तक आ गए, तो एक्टिविटी धीरे धीरे स्लो हो रही है। तो यहाँ पे बढ़ रही है, ठीक है, राइज, और यहाँ पे घट रही है, मतलब स्लो डाउन। लेकिन जैसे ही इसके नीचे आएंगे, मतलब अगर हम टेम्परेचर -10 या -20 डिग्री पहुंच गए, तो यहाँ पे एंजाइम्स मोस्टली इनएक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, इनएक्टिव हो जाएंगे, इनएक्टिव एंजाइम्स। और इसके ऊपर अगर हम गए, मतलब 60 डिग्री टेम्परेचर पे पहुंच गए मान लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंजाइम डैमेज हो जाएगा। कहानी समझ में आई? तो हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है, ऑप्टिमम या मैक्सिमम 40 डिग्री, और
स्टार्टिंग 10 से 20 ऐसे रहता है, सबका अलग अलग है, ठीक है। और ये नॉर्मली बोला गया है कि जितना 10 डिग्री टेम्परेचर जो बढ़ता है ना, हम देखेंगे अभी एक्टिविटी में, नॉर्मली ये होता है कि 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने से एक्टिविटी जो होती है डबल होती जाती है, ठीक है। 10 डिग्री कम करने से आधा हो जाएगी। रिएक्शन देखा गया है, ऐसा नहीं कि 100% या एब्सोल्यूट है, लेकिन ओवरऑल देखा गया जो चीज़ होता है, एवरेज जो चीज़ होता है, उसके बेसिस पे हम ये सब क्या करते हैं, परसेप्शन या इन्फरेंस निकालते हैं। इतनी कहानी क्लियर हुई कि नहीं? ओके, आई थिंक हो गई। अब चलते हैं केमिकल रिएक्शंस पे। तो केमिकल रिएक्शंस को समझने से पहले आपको पता होगा कि दो टाइप के बेसिकली रिएक्शंस होते हैं या चेंजेज होते हैं, जिनको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज या और केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज का मतलब क्या होता है, कोई एक पर्टिकुलर चीज मान लीजिए ये है, तो यहां से आपने इसको ऐसे बना दिया, ठीक है, लेकिन अगर आपको वापस फिर यहां से लाना है तो ये भी हो जाए, ठीक है। दिस मस्ट बी पॉसिबल कि इधर से इधर भी गया और इधर से फिर इधर आ गया, तो दिस इज फिजिकल चेंज। कहने का मतलब फिजिकल चेंज में कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है, ठीक है, कोई ऐसा बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है, नो बॉन्ड ब्रेकेज। तो ये वापस इसलिए चला जाता है। लेकिन केमिकल चेंज में क्या होता है, कंपल्सरली बॉन्ड ब्रेक होता है, बॉन्ड ब्रेक होता है। और केमिकल यहां से मान लीजिए ये हमने कन्वर्ट करके यहां ला दिया ना, तो एक तरफ तो रिएक्शन हो गया, लेकिन ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, रिवर्सल इज नॉट पॉसिबल। तो ये होता है केमिकल चेंज। एग्जाम्पल बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल है, आप फ्रिज होगा आपके घर में, तो आप उसमें पानी रखते हो, ठीक है, वाटर, ठीक है, आपने कहाँ रखा, फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में। और वाटर के बाद जैसे फ्रीजर में आपने रख दिया तो आइस बन गया, लेकिन फिर से जब उससे बोतल बाहर निकलते हो फिर से पानी बन जाता है, बनता है ना। मतलब देखिए, वाटर से आपने आइस बना दिया और आइस से फिर से वाटर बना दिया, यही चीज मैंने यहाँ बोली थी। मान लीजिए इसको वाटर बोलिए और इसको आइस बोल दीजिए, तो वाटर से आइस बना और फिर से आइस जैसे ही बाहर आपने नॉर्मल टेम्परेचर पे रखा फिर से वाटर बन गया। सेम चीज आप कर सकती हैं, वाटर लिया भगोने में, ठीक है, इसको फ्लेम पे रख दिया, ठीक है, फ्लेम पे रखिया, वाटर क्या हो गया, बॉयल होने लगा, ठीक है, बॉयल होते होते वाटर क्या हो गया, वेपर में कन्वर्ट हो गया, वेपर में। और इस वेपर के ऊपर ढक्कन ऐसे लगा दो, जिस पॉट में कर ढक्कन लगा दो, तो ये यहाँ पे कंडेंस होके फिर से वाटर में आ जाएगा, हुआ ना। सो इन दीज केसेस यहाँ पे केवल और केवल क्या हो रहा है, फिजिकल चेंज हो रहा है। वाटर बर्फ बन गया, वाटर वेपर बन गया, वाटर आइस से वाटर बन गया, सब क्या है, फिजिकल चेंज है। लेकिन आपने पढ़ा होगा, मिल्क से अगर कर्ड बन गया तो कर्ड से फिर से मिल्क बनाना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे केमिकल चेंज हुआ है। क्या हुआ है? केमिकल चेंज हुआ है। समझ में आई बात? हाँ, तो यही है केमिकल रिएक्शन, जहाँ पे बॉन्ड जो है ब्रेक होता है। क्लियर है कि नहीं? लाइन आपका काम है पढ़ने का, हम कहीं कहीं पढ़ भी दे रहे हैं, लेकिन आपका काम है। व्हेन बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन, दिस विल बी कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पे जैसे एक इनऑर्गेनिक रिएक्शन आपको दिया हुआ है। इनऑर्गेनिक रिएक्शन में क्या दिया हुआ है भैया? इनऑर्गेनिक रिएक्शन में आपको दिया है बेरियम हाइड्रोक्साइड N2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड दिया है, और इसके बाद बन रहा है बेरियम सल्फेट और वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, इसके बीच में जो भी बॉन्ड होगा, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, इनके बीच में एक बॉन्ड फॉर्म हुआ और इनके बीच में एक बॉन्ड फॉर्म हुआ, तो इनके बीच में बना तो बेरियम सल्फेट बन गया और इनके बीच में बना तो वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेक हो रहा है और यहाँ पे न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे समझ रहे हैं कि नहीं? यस, आपको समझना है यही चीज। ठीक है, तो सारे रिएक्शन में ऐसे ही होता है। अब ये बॉन्ड ब्रेक कहाँ से और क्यों हो रहा है, ये आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा। ठीक है, समझ रहे ना? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन ज़्यादा अनस्टेबल है, उसके बेसिस पे
कौन सा बॉन्ड आयनिक है, कोवैलेंट है, जो भी है वो वहाँ पे आप पढ़ेंगे, उसको हम यहाँ पे नहीं समझा रहे हैं, लेकिन हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि होता क्या है। ठीक है, समझ रहे नहीं? ऐसे ही दूसरा दिया हाइड्रोलिसिस, मतलब ब्रेक डाउन वाटर के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज। अब स्टार्च आप पीछे के लेक्चर पढ़ी होंगे तो आपको पता होगा, इज एन ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो ये जो बताया ये इनऑर्गेनिक था और ये ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है। अब इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में आप लोग कंफ्यूज मत रहिएगा, मीनिंग आपको पता रहना चाहिए। अगर आप 12th पास हो चुके हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो इनऑर्गेनिक का मतलब बेसिकली अगर आपको बताएं तो जो पीरियोडिक टेबल है ना, पीरियोडिक टेबल, उसमें जितने भी एलिमेंट आपको देखते हैं मोस्टली वो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स है। ठीक है, और वहां पे जो भी रिएक्शन जिस तरीके से भी हो वो इनऑर्गेनिक रिएक्शंस की ही कैटेगरी में आएगा नॉर्मली। ऑर्गेनिक मतलब ये क्या हो गया, हम बाहर की चीज दिखा रहे हैं ना, मतलब ये नॉन लिविंग मैटर से हमको मिलते हैं बेसिकली। और ऑर्गेनिक केमिकल्स जो होते हैं जो हमको लिविंग थिंग्स से मिलते हैं, जो हमारी बॉडी में हो रहे हैं, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी हैं वहां पे अगर हो रहे हैं तो ऐसा है। ठीक है, सो लिविंग ये जो ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन होते हैं एक कंडीशन होती है, जैसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो इसमें कंपल्सरली हमको कार्बन कंपाउंड मिलेगा, चाहे प्रोटीन ले लीजिए, फैट ले लीजिए, कार्बोहाइड्रेट ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, आपको अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसमें कार्बन जो है जरूर मिलेगा। लेकिन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन के कंपाउंड्स बहुत कम होते हैं। ठीक है, उसमें एक ही एलिमेंट है कार्बन 6, आपको पता है, तो उससे जो रिएक्शन नॉर्मल बनेंगे वहां पे वो बनेंगे। लेकिन इन जनरल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं हमारी बॉडी में बनते हैं उसमें कार्बन जरूर होगा, उसके साथ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन भी होते हैं, लेकिन कार्बन का प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। चाहे जैसे एल्केन हो गया, आप देखिए ना, आप देखिए एल्केन हो गया, ठीक है, एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया, ऑर्गेनिक रिएक्शंस हो गए जैसे एरोमेटिक कंपाउंड, सब में आपको कार्बन दिखेगा, कार्बन दिखेगा आपको। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब आप पढ़ेंगे, समझ रहे हैं कि नहीं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप SPDEF पढ़ेंगे, जो कि हम पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अरे S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, E ब्लॉक, F ब्लॉक, SPDF। ठीक है, कहानी क्लियर हुई कुछ? ओके, सो आगे चलते हैं। और ये रेट जो होता है, मतलब रेट की बात अगर करें, कोई भी रेट, अरे कहते हैं ना कि भाई प्रोडक्शन की बात करते हैं, रेट का मतलब यहाँ सामान से नहीं है, लेकिन वो भी है कि भाई पर यूनिट हम क्या है, जैसे आप मैंगो खरीदने जा रहे हैं तो वहाँ की यूनिट अगर केजी में है तो आप पूछते हैं कि भाई रेट क्या है, तो रेट का मतलब मान लीजिए किसी ने बोला 100 रुपये, ठीक है, पर केजी, तो रेट होता है ना ये, यस यही रेट है, बस इसको दूसरे तरीके से ले लेना है। यहाँ पे क्या है कि भाई कोई चीज बन रही है तो हम बोलते हैं ना भाई एक दिन में कितना निकाल लोगे सामान। अच्छा, जैसे एक दिन में कोई मशीन है कुछ निकाल रहा है कि भाई वो क्या बना रहा है, मान लीजिए आपका क्या बना रहा है मशीन, आपको मैगी बना रहा है मान लीजिए, ठीक है, मैगी आप लोग बहुत खाते हैं मैगी, तो एक दिन में अगर कोई मशीन से मैगी बन रही ओवरऑल, तो आप कहेंगे ना कि पर डे मैगी कितना निकल रहा है, तो वो बोल देगा ये 100 किलो जो है हम मैगी पर डे निकाल देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ये रेट हो जाएगा। रेट का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, जिसको हम यूनिट टाइम बोलते हैं, चाहे वो यूनिट टाइम पर सेकेंड हो सकता है, मिनट हो सकता है, आवर हो सकता है, डे हो सकता है, ईयर हो सकता है, समझ रहे हैं, मंथ हो सकता है, उसमें कितना चेंज हो रहा है इनिशियल और फाइनल से। जैसे इनिशियल मान लीजिए आपके पास 0 है और फाइनल अगर 100 हो रहा है, कितने दिन में, 10 दिन में, ठीक है, तो डिफरेंस कितना हो गया 100 का, कितने में, 10 दिन में, तो पर डे में कितना हो जाएगा भाई 10 का, तो एवरेज कितना आएगा पर डे, इस चीज का फॉर्मेशन कितना हो रहा है 10 यूनिट, 10 यूनिट पर डे, सिंपल, यही रेट है। ठीक है, तो मतलब क्या है, जो प्रोडक्ट बन रहा है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम। मीनिंग समझ में आया ना, मीनिंग समझ में आया होगा, तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम, ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों के केस में होगा, फिजिकल हो चाहे केमिकल हो, बस फिजिकल और केमिकल मतलब उधर अलग है, लेकिन जो रेट है वो सेम रहेगा। और इसको डिनोट हम ऐसे करते हैं, रेट का मतलब डेल्टा पी बाई डेल्टा टी या डीपी बाई डी करते हैं, इसको लिखते हैं, ये भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं dp बाई dt,
डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, या ये सिंबल वाला डेल्टा पी त्रिभुज जो बनाते हैं ट्राइंगल, या डी पी बाई डी टी। ठीक है, ये क्या है, ये यूनिट के लिए होता है, फ्रैक्शन में जो चेंजेज हो रहे हैं। ठीक है, ये ऐसा तो नहीं ना कि एक बार चेंज होकर खत्म हो गया, तो चेंजेस कंटिन्यूस हो रहा है भाई। 0 से 100 पहुंचा, 100 से 50, 150 पहुंचा, या 200 पहुंचा, 300 पहुंचा, तो चेंज कंटिन्यूसली हो रहा है ना, तो हम उन्हीं चेंज के लिए बोलते हैं। तो यहाँ पे हम डीपी डिनोट करते हैं। डिफरेंशियल है, डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन में, सिंपल सी बात है। ठीक है, कहानी क्लियर आई थिंक। सो रेट को हम क्या बोल सकते हैं, रेट को हम जो है ना वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, अगर डायरेक्शन डिसाइडेड है, डिफाइंड है। डायरेक्शन पता है तो हम जैसे स्पीड और स्पीड बोलते हैं ना कि भाई इसको हम नॉर्मल अगर बोलें तो हम बोलेंगे स्पीड भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर इसी में डायरेक्शन फिक्स है, एक ही डायरेक्शन में रिएक्शन चल रहा है, किस डायरेक्शन में चल रहा है, अगर डायरेक्शन स्पेसिफाइड है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, रेट को क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। तो ये चीज ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये स्टेटमेंट बन सकता है। ये जितना चीज मैं बता रहा हूँ, हाईलाइट किया हूँ ना, तो दीज कैन बी स्टेटमेंट। ये रिएक्शन भी सीधा सीधा आ सकता है, तो इस रिएक्शन को आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मत लिंक करिएगा, ये यहाँ का रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, कि दिस रिएक्शन इज शोइंग फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, नो चेंज, क्या चेंज शो कर रहा है, बहुत बेसिक सा दे देगा। इसी की बात बोल देगा कि रेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं और रेट होता क्या है, ये क्वेश्चन बन गया। जितना चीज मैं यहाँ बता रहा हूँ ना, सब क्वेश्चन है। ये जो बताया हूँ, अच्छे से समझाया हूँ कि क्या कैटलिस्ट होता है, राइबोजाइम क्या होता है, थर्मोफाइल्स क्या होते हैं, टेम्परेचर एवरेज क्या कहाँ तक हो सकता है, जिसको ऑप्टिमम टेम्परेचर हम बोलते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर का मतलब क्या है, जहाँ पे एक्टिविटी मैक्सिमम होती है। क्लियर है बाबा? हाँ, आई थिंक क्लियर होना चाहिए। देखिए ऊपर हमने बता भी दिया था, फिर से आ गया। जनरल रूल ऑफ थंब क्या मतलब, ये जनरल प्रिंसिपल की बात कर रहा है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं 10 डिग्री से, मान लीजिए कि अगर टेम्परेचर, हम कोई भी टेम्परेचर है, अगर उससे हम 10 डिग्री ऊपर ले गए, मान लीजिए 0 से 10 डिग्री ले गए, 0 से -10 डिग्री ले गए, तो जो रेट है वो डबल होगा या डिक्रीज होगा बाई हाफ, किसी भी डायरेक्शन में। इसको हम अपनी समझाए थे, फिर से बता देते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे हमने 10 डिग्री ऑलरेडी टेम्परेचर है जिसपे कोई चीज काम कर रही है, यहाँ से हम 10 डिग्री ऐड कर दिए मतलब 20 डिग्री पे ले आए, या 10 डिग्री घटा दिए मतलब 0 पे ले आए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस दोनों केस में मान लीजिए पहले यहाँ पे अगर कोई चीज 10 यूनिट पर डे के हिसाब से चल रही सपोज, तो अगर हम 10 से 0 ले आएंगे ना, तो यहाँ पे 0 यूनिट हो जाएगा। 0 यूनिट पर डे 0 होगा नहीं भाई, हाफ से डिवाइड होता है। ठीक है, हाफ, तो इसका हाफ क्या होगा, 5 होगा, 5 यूनिट पर डे। एग्जाम्पल है, याद मत करिएगा एग्जैक्टली। ठीक है, जिसके लिए जो रहेगा उसके लिए। और 20 डिग्री पे आ जाएगा तो क्या होगा, 20 यूनिट पर डे। यही बोल रहा है कि अगर 10 डिग्री बढ़ाते हैं तो यहाँ पे डबल होता है, और अगर 10 डिग्री घटाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, हाफ होता है। डबल का मतलब क्या हो गया, 100%। हाफ का मतलब क्या होगा, 50%। तो किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन बना सकता है। तो 10 डिग्री इंक्रीज करने से चेंज कितना हो रहा है, 100% का चेंज हो रहा है रेट में। किस चीज की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, रेट की बात। और 10 डिग्री नीचे ले आने से, पीछे ले आने से, माइनस करने से और ये प्लस करने से, 10 डिग्री अगर हम माइनस कर रहे हैं ना, तो इससे चेंज कितना हो रहा है, 50% चेंज हो रहा है रेट में। इसका मतलब हाफ हो रहा है। तो हाफ और डबल का मतलब आप समझिएगा। ठीक है, 10 से 20 हुआ मतलब 10 का चेंज हो गया, मतलब 100% का चेंज हो गया। ठीक है, और 10 से 5 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, 50% या हाफ का चेंज हुआ। तो इस लाइन को समझिए, नहीं तो क्वेश्चन यहाँ से इसमें बना देगा, आप वही सोचते रहेंगे, कहेंगे कि अरे तो लिखा ही नहीं था। यही है, बहुत आसान सी चीजें होती हैं, लेकिन अगर हम उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना दें तो फिर कहानी वहीं पे जो है ना बन जाती है। हाँ ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखिए, क्या लिखा है इसका मतलब क्या है। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। और ये भी देखा गया है कि जहाँ पे कैटलिस्ट यूज करते हैं उसका रिएक्शन जो होता है बहुत फास्ट होता है। ठीक है, जहाँ पे कैटलिस्ट होगा मतलब जहाँ पे एंजाइम यूज होगा या कैटलिस्ट जो भी है, ठीक है, अगर ये यूज हुआ है मतलब, तो रेट जो होता है रिएक्शन का बहुत अच्छा रहता है, गुड रहता है, हाई रहता है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे एंजाइम नहीं यूज हुआ है ना, तो रेट जो होता है बहुत लो रहता है, बहुत लो रहता है, पुअर रहता है। एग्जाम्पल से यहाँ पे समझाया है इन्होंने, कार्बन डाइऑक्साइड है,
और वाटर है, इनकी मिक्सिंग होनी है, तो यहाँ पे हमको चाहिए कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। अगर लगा है तो ये है, बनता क्या है, इन दोनों के मिक्सिंग से क्या बन रहा है, कार्बोनिक एसिड बन रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर कार्बोनिक एसिड, ये सिंपल सा है। अब इस रिएक्शन को कैटलाइज करवाने के लिए अगर हमने कार्बोनिक एनहाइड्रेज इस सिस्टम में डाल दिया, अगर ये सिस्टम में डाल दिया, तब इस चीज का रेट जो होता है कितना रहता है, देखिए 6 लाख मॉलिक्यूल कार्बोनिक एसिड के बनेंगे पर सेकेंड। लेकिन अगर ये सिस्टम में नहीं है, मान लीजिए हमने कार्बोनिक एसिड को सिस्टम में नहीं डाला, तो कितना बनता है, ये देखिए 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल बनते हैं। मतलब गैप देख रही हैं, लगभग 10 मिलियन मॉलिक्यूल का जो गैप है, देख रहे हैं ना। एक्सेलरेट कैसे किया, एंजाइम हैज एक्सेलरेटेड द रिएक्शन रेट बाय अबाउट 10 मिलियन टाइम्स। द पावर ऑफ एंजाइम इज इनक्रेडिबल इंडीड। मीनिंग समझ में आया? तो आपको याद यही रखना है, ठीक है, कि नॉर्मल कंडीशन में जब एंजाइम नहीं होता है, लिखा है ना 1 घंटा में विदाउट एंजाइम, इस सी के नीचे लिखने का विदाउट है, ठीक है, सी के ऊपर लिखने का विद है, ठीक है। तो विदाउट एंजाइम 200 मॉलिक्यूल, ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई एंजाइम नहीं लगाया गया अलग से। यहाँ पे क्या विथ एंजाइम है, देख रहे हैं चेंज ना, ये ऐसे ही चेंज होता है, लेकिन ये फिक्स नहीं है। दिस इज नॉट फिक्स, नॉट फिक्स फॉर एवरीथिंग, ठीक है। सारे एंजाइम की एक्टिविटी अलग होती है। अभी हम जब रुबिस्को की बात करेंगे, जो अभी यहाँ पे हम पढ़ नहीं रहे हैं, तो रुबिस्को जो होता है ना, वन ऑफ द स्लोवेस्ट एंजाइम है दुनिया का, ठीक है, स्लोवेस्ट एंजाइम। तो इसका इतना नहीं चलता है, इसका 9 से 15, 9 से 12 ऐसे पर यूनिट निकलता है इसका प्रोडक्ट जो फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। सो ये चीज का ध्यान रखिएगा, ये फिक्स नहीं है, आपको समझाने के लिए एक दिखाया है कि एंजाइम कैसे रोल प्ले करता है। क्लियर हुआ? ओके ओके। अब आते हैं, यहाँ पे एक वर्ड दिखेगा आपको, मेटाबॉलिक पाथवे, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है, ये पोटेंशियल क्वेश्चन है। सब जितनी भी चीजें बता रहे हैं, दीज आर दी पोटेंशियल क्वेश्चंस, ये ध्यान रखिएगा। जहां मैं हाईलाइट कर रहा हूं, जहां मैं स्पेशली समझा रहा हूं, दीज आर दी पोटेंशियल क्वेश्चन, और यहीं पे आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, इसीलिए फंसते हैं, ठीक है। सो जब हम रिएक्शन, बॉडी में जो रिएक्शंस होते हैं ना, तो रिएक्शंस ऐसा नहीं होता कि सारे रिएक्शन ए से केवल बी तक पहुंच गए, हाँ, ऐसा नहीं है कि सारे रिएक्शन ए से बी में बस हो रहे हैं और ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ऐसा जरूरी नहीं है। ए से बी ही बनने में, मतलब ए से बी बन रहा है, लेकिन यहाँ पे स्टेप्स मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट जो होते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट बन रहे हैं, और इससे ये कन्वर्ट हो रहा है, इससे ये कन्वर्ट होगा, इससे ये, और अल्टीमेटली बी बनेगा। तो स्टार्ट यहाँ से हुआ, अल्टीमेटली जा बी पे रहा है, लेकिन बीच में हमको मल्टी स्टेप मिलेगा, मल्टी स्टेप, ठीक है। तो जो नॉर्मल मेटाबॉलिक पाथवे होता है ना, वो मल्टी स्टेप पाथवे होता है, इसी को पाथवे बोलते हैं। पाथवे का मतलब होता है ना, जैसे बीच में ऐसे जा रहे हैं आप अपने घर से, ये आपका होम है, और यहाँ पे मान लीजिए आपका वर्किंग प्लेस या स्कूल है, ठीक है, यहाँ हमारी कोचिंग है मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से जा रहे हैं तो आपको रास्ते में बहुत सारे चौराहा मिलेगा, हॉस्पिटल्स मिलेगा, और बहुत सारी चीजें मिलेगी। आप इधर उधर ताकते हुए, देखते हुए, अपना टाइम वेस्ट करते हुए जा रहे हैं, ठीक है, सारी चीजों पे नजर रखे हुए, रुकते हुए, गोलगप्पा खाते हुए, ठीक है, हर जगह पे। सो ये सिंगल पाथवे नहीं है कि आप डायरेक्ट चले बिना कुछ देखे हुए, बिना कुछ ऑब्जर्व किए हुए, आपको कुछ नहीं दिखा, कहीं रुकना नहीं पड़ा, कहीं रेड लाइट नहीं है। नॉर्मली अगर आपका थोड़ा भी दूर घर है तो कुछ भी ना आए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये ना मल्टीपल स्टेप्स हैं, क्या है, स्टेप्स हैं ये। इसी को बोल रहा है कि जो हमारे बॉडी में कोई भी रिएक्शन होता है तो यूजुअली वो मल्टी स्टेप पाथवे होता है, ठीक है, मल्टी स्टेप पाथवे। और सारे जो पाथवे हैं ये मल्टी स्टेप, या तो ये सेम एंजाइम से कैटलाइज हो रहे हैं, सेम एंजाइम भी हो सकता है, और अलग अलग भी हो सकता है। तो ये दोनों ध्यान में रखना है, सेम भी एंजाइम हो सकता है, सारे स्टेप्स को अलग अलग एंजाइम अलग अलग स्टेप में। एक होता है ना कि एंजाइम डायरेक्टली इसको ए से बी में नहीं कन्वर्ट कर सकता है, भाई पहले ए से वो दूसरे में कन्वर्ट करेगा, ए माइनस में आएगा, फिर दूसरा सेम एंजाइम फिर अफेक्ट करेगा, फिर ए डबल माइनस में आएगा, धीरे धीरे आते आते ये जीरो पे आके उसके बाद करेगा क्या, बी पे पहुंचेगा, ए माइनस, ए प्लस, ए माइनस प्लस, जो भी रहे, ठीक है।
सो कहने का मतलब क्या है, मल्टी स्टेप प्रोसेस है। देखिए अ मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन, ये पूछेगा व्हेन ईच ऑफ स्टेप्स इज कैटलाइज्ड बाय द सेम एंजाइम कॉम्प्लेक्स और डिफरेंट एंजाइम्स इज कॉल्ड मेटाबॉलिक पाथवे। तो इस स्टेटमेंट को याद रखना है, इस वर्ड को याद रखना है, इस स्टेटमेंट को याद रखना है। ये जो हमने बताया इसको ध्यान रखना है कि सारे जो केमिकल रिएक्शन होते हैं दे आर नॉट द सिंगल स्टेप प्रोसेस, या सारे एंजाइम रिएक्शन जो होते हैं वो ऑल द एंजाइम रिएक्शंस आर मल्टी स्टेप प्रोसेस। नो, दोनों स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, अब मेटाबॉलिक पाथवे की बात करिए तो मेटाबॉलिक पाथवे जो होते हैं यूजुअली वो क्या होते हैं, वो क्या होते हैं बताइए, मल्टी स्टेप रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब जैसे हम पढ़ेंगे, जब हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तब आपको डिटेल में ये पढ़े मिलेगा। ऐसे आप जाके देख सकते हैं, आप हमारे चैनल पे जाएंगे, यूट्यूब चैनल पे जहाँ पे ये वीडियो अपलोड होगी वहाँ पे रेस्पिरेशन का चैप्टर हमने अपलोड किया हुआ है, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और जो आपका क्या बोलते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स, वो सारा वहाँ पे हम पढ़ा दिए हैं। तो रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो वहाँ ग्लूकोज जो होता है ना, जिनको हम ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है किसमें, ग्लाइकोलिसिस में। ग्लाइकोलिसिस, लिसिस का मतलब ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, और ग्लाइको का मतलब ग्लूकोज से, तो ग्लाइकोलिसिस। तो ये ना 10 स्टेप प्रोसेस है, ठीक है, 10 स्टेप प्रोसेस है और अलग अलग स्टेप पे अलग अलग एंजाइम काम करते हैं यहाँ पे। तो ये दूसरा वाला हो जाएगा ना, डिफरेंट एंजाइम वाला यहाँ पे काम कर जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए ग्लूकोज है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में दिखा रहा है कि ये हमको बनता है वाटर मॉलिक्यूल फाइनली। समझ में आ रहा है कि नहीं बाबा, क्लियर है? ओके, सो ये रिएक्शन और ये चीज़ें ध्यान में रखना है। और ये जो हमने अभी बताया यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं हम, जब आप पढ़ाएंगे आपको रेस्पिरेशन, या पढ़े हुए हैं रेस्पिरेशन, और वीडियो जाके देखिएगा उस पर, ठीक है, 11th क्लास का है। सो यहाँ पे है 10 डिफरेंट एंजाइम कैटलाइजिंग दी मेटाबॉलिक रिएक्शन। किस केस में? इस केस में। अब ये सारे के लिए मत याद रख लीजिएगा, ये इसी रिएक्शन की बात कर रहा है केवल, बाकी में 10 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, किसी में 2 भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 12 हो सकता है, 15 हो सकता है, क्या पता, अलग अलग रिएक्शंस हैं। ठीक है, तो ये आप पढ़ेंगे, इसका बेसिक्स है थोड़ा सा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, पूरा जो भी लिखा हुआ है उसको यहाँ पे हमने बताया है। ग्लूकोज है तो ग्लूकोज से एक पाथवे बनता है एनारोबिक, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। तो एनारोबिक सिस्टम में या तो ये एल्कोहल बनाएगा या तो लैक्टिक एसिड बनाएगा, एल्कोहल और लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड नॉर्मली हमको कहाँ मिलता है, जो हमारी मसल्स होती हैं। ठीक है, और अगर ईस्ट की बात करें, फर्मेंटेशन की बात करें हम, जहाँ पे फर्मेंटेशन होता है वहाँ अल्कोहल बनता है। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा है एरोबिक कंडीशन, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन प्लस है। ठीक है, तो यहाँ ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना, फिर यहाँ से ये क्रेब साइकिल में जाएगा। ठीक है, पता है ना, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया से फिर मेम्ब्रेन में जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के, वहाँ पे ईटीएस होगा, वो ईटीएस से यहाँ पे एनर्जी मतलब एटीपी बनेगा। तो एक ये पाथवे है। ठीक है, दोनों देखिए, ये एरोबिक का पाथवे कितना बड़ा हो गया, चेंज हो गया, और यहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा निकलेगी और यहाँ पे एनर्जी बहुत कम निकलती है, 2 एटीपी मिलता है हमको केवल। कहानी क्लियर हुई? इसको आप रीड कर लीजिएगा, यही चीज़ है। खैर, यहाँ से डिटेल इसका हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन में। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि ये एंजाइम्स जो होते हैं ये रेट को चेंज कैसे करते हैं, एंजाइम जो होते हैं रेट को चेंज कैसे करते हैं। तो ऐसा तो नहीं है जैसे बल्ब होता है ना, कि आप घर में घुसे और बल्ब जैसे जला दिए तो पूरी घर में पूरे रोशनी आ गई। ठीक है, वैसे ही ये है कि एंजाइम घुसा, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमने बनाया ऐसे, तो यहाँ पे ये एक्टिव साइट है, मान लीजिए इसकी ये एक्टिव साइट। अब यहाँ पे एंजाइम आके ऐसे मतलब सबस्ट्रेट आके बैठा। ठीक है, जैसे ही सबस्ट्रेट बैठेगा एंजाइम का कन्फॉर्मेशनल चेंज होता है। कन्फॉर्मेशनल चेंज वर्ड याद रखिएगा, आपको पढ़ना नहीं दिया है तो। कन्फॉर्मेशनल चेंज, कन्फॉर्मेशनल चेंज का मतलब होता है कि जैसे आपको आपके तरीके से समझाएं तो समझ में आएगा। कन्फॉर्मेशनल चेंज का मतलब जैसे आप हमसे मिले, ठीक है, यू केम, दिस इज यू, ठीक है, आप आए हमारी कोचिंग में या हमसे बात किए कोचिंग में या यूनिवर्सिटी में जहाँ हम हैं, कहीं पे भी, आपके कॉलेज में, ठीक है, यहाँ पहुँचे, आपने हमसे बात की, यू टॉक्ड, वी टॉक्ड एक्चुअली। इसके बाद में आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है ये चेंज हुआ, थिंकिंग चेंज। अब थिंकिंग चेंज हो गया
ठीक है। और आप ना अब यही सेम पर्सन नहीं रह गए, आपकी फिजिक्स या फिजिकल जो स्ट्रक्चर है वो तो सेम है, लेकिन आपका जो मेंटल स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया, मेंटल स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया, ठीक है। आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो गया। अब आप जो है नीट के लिए जो डेडिकेशन कभी था नहीं, उस तरीके से आप डेडिकेट हो गए, मतलब आपका कन्फर्मेशनल चेंज हो गया। लेकिन ये कन्फर्मेशनल चेंज क्या हो गया, ये इनर वाला है, इनर वाला, ठीक है, मतलब जो दिख नहीं रहा है। यहाँ पे क्या है, फिजिकल चेंज होता है, ठीक है, मतलब जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है वहां पे क्या हो रहा है, फिजिकल चेंज हो रहा है। मतलब सिंपल सा, जैसे भाई आग में जल गया कोई इंसान, ठीक है, कहीं आग लग गई, कोई इंसान आग में जल गया तो उसका फिजिकल चेंज हो जाता है ना, लेकिन वो फिजिकल चेंज क्या होता है, वो परमानेंट हो जाता है, मोरलेस अनटिल अनलेस देयर इज अ प्लास्टिक सर्जरी। यहाँ पे ये फिजिकल चेंज परमानेंट नहीं होता है। ये सबस्ट्रेट बाइंड किया, ठीक है, सबस्ट्रेट बाइंड किया, सबस्ट्रेट बाइंड करने के बाद यहाँ पे क्या होता है, कन्फॉर्मेशनल चेंज होता है, कन्फॉर्मेशनल नहीं है, कॉन्फॉर्मेशनल, ठीक है, कॉन्फॉर्मेशनल चेंज मतलब ये चेंज होता है सो दैट दूसरा सबस्ट्रेट यहाँ पे ना आके बाइंड कर जाए। एक बाइंड कर चुका है ना, तो कॉन्फॉर्मेशनल चेंज के बाद ऐसा नहीं होगा कि दूसरा सबस्ट्रेट यहाँ पे एक पड़ा हुआ है, ठीक है, ये भी अप्रोच कर रहा है ऐसे, ये भी इसको अप्रोच कर लिया, तो ये ना हो, ये इसको अप्रोच ना कर पाए, इसलिए कन्फॉर्मेशनल चेंज होता है। और ये कन्फॉर्मेशनल चेंज तब तक होगा जब तक ये रिएक्शन कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। रिएक्शन जैसे ही कंप्लीट होगा, रिएक्शन कंप्लीट और प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट बन के फिर से जब एंजाइम रिलीज हो जाएगा ना, तो एंजाइम फिर से अपने ओरिजिनल जो है ये शेप जो था ना इसमें आ जाएगा, फिर से ये नए सबस्ट्रेट के लिए रेडी रहेगा। समझ में आई बात? यस। तो जैसे सबस्ट्रेट आता है, ठीक है, ये आप बहुत ही ले टर्म में अगर हम बताएं, जैसे मान लीजिए कि आपकी मित्रता किसी से हुई सपोज, और आपको लगा बड़ी अच्छी मित्रता हो गई, आप उसके साथ जब भी रहते हैं ना तो आपका जो भी फिजिकल और थोड़ा सा जो बिहेवियर और नेचर ओवरऑल चेंज हो जाता है, आप स्माइलिंग रहते हैं या जो भी है, ठीक है, और आप दूसरों को दूर रखते हैं, दूसरों से बातें नहीं कर रहे हैं, आपका कन्फर्मेशन चेंज हो गया। लेकिन जैसे ही वो मित्र ना कुछ टाइम के बाद आपको गाली गलौज करके लड़ाई करके दूर हो जाता है, आपके साथ नहीं है, तो आप फिर से क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, फिर से फ्री हो जाते हैं किसी दूसरे फ्रेंड को अडॉप्ट करने के लिए, जिसको पहले आपने दूर किया था, ठीक है, रास्ते से भगा दिया था, उसको फिर से वापस आप ले सकते हैं, ठीक है। वो भी फ्रेंड था, दूसरे भी फ्रेंड है, तो जैसे भी समझना है समझ लीजिए। कहने का मतलब है कि अगर एक सबस्ट्रेट यहाँ पे आके बाइंड हो गया, ठीक है, एक ग्लूकोज मान लीजिए यहाँ पे अगर सबसेट है तो ग्लूकोज बाइंड हो गया, दूसरा बाइंड ना हो, इसलिए इसका नेचर चेंज हो जाता है। तो जैसे ही बाइंड होगा, इसका स्ट्रक्चर क्या है, पहले ऐसे था मान लीजिए, तो अभी स्ट्रक्चर जो है ना ऐसा बदल जाएगा कि दूसरा सबस्ट्रेट यहाँ पे आई ना, एक्टिव साइट ब्लॉक हो गई है, स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसे हो गया मान लीजिए, बस कहानी खत्म। इसी को बोलते हैं कन्फॉर्मेशनल चेंज। तो ये बहुत कॉमन सी चीज है प्रोटीन और एंजाइम के केस में, ठीक है। और ये सारा जो कांड हो रहा है, जो केस हो रहा है ना, सब एक्टिव साइट पे हो रहा है। और एक्टिव साइट बनी कैसे है, जो प्रोटीन का टर्शियरी स्ट्रक्चर है ना, टर्शियरी स्ट्रक्चर, उसकी वजह से। क्लियर है कि नहीं? तो टर्शियरी स्ट्रक्चर का मतलब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, 3D, ठीक है, स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग एन एक्टिव साइट। तो ये देखिए प्रोटीन्स विद टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो इसका प्रोसीजर कैसे होता है इसको हम बता दिए हैं, इसको एक हम तरीके से बता देते हैं फिर से। मान लीजिए ये एंजाइम है ऐसे, ठीक है, देखिए ध्यान से समझिएगा, एंजाइम है। अब यहाँ पे सबस्ट्रेट आ रहा है, कोई सबस्ट्रेट मान लीजिए ये है, और दूसरा सबस्ट्रेट मान लीजिए इसी सिस्टम में पड़ा हुआ है, ये है, एक सबस्ट्रेट ये है और एक सबस्ट्रेट ये है, ये दोनों क्या है मान लीजिए सबस्ट्रेट है, ठीक है। तो अब बताइए कि यहाँ पे जाके बाइंड कौन करेगा, ये करेगा या ये करेगा? तो आपको शकल से इसकी दिख रहा है, इसके स्ट्रक्चर से दिख रहा है कि इसको तो ये जाके तरीके से बाइंड नहीं कर पाएगा, तो इसको क्रॉस कर दीजिए, ये टिक कर दीजिए, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन बना सकता है नीट में, अगर बहुत कॉम्प्लेक्स लेवल पे जाएगा तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको समझिए, ठीक है, यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ इतनी देर से। अब यहाँ पे जैसे ही ये जाके यहाँ पे बाइंड किया, ये वाला, ठीक है, बाइंड करेगा, इसका मतलब क्या होगा, ऐसे हो जाएगा। तो अगले स्ट्रक्चर में हम दिखा देते हैं भाई बाइंड करते हुए ऐसे, तो यहाँ पे मतलब ये बाइंड कर गया,
ठीक है, ये बाइंड कर गया। ये आपका एंजाइम था, ये क्या है था एंजाइम, और ये आपका सबस्ट्रेट है एस। ठीक है, तो यस हो गया। अब ये जो है ना एंजाइम का जो कन्फर्मेशन मैं बता रहा था, अब इसका कन्फर्मेशन चेंज हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, मान लीजिए ओवरऑल इसका कन्फर्मेशन यहाँ पे ये बाइंड हो गया है, अब इसका कन्फर्मेशन ऐसा हो गया, ना तो स्पेस है ना तो कुछ और है। ठीक है, कहीं और भी चेंज हो सकता है, कहीं और भी उल्टा सीधा ये घुस जाएगा। कहने का मतलब ये कन्फर्मेशन इसका चेंज हो गया है। अब ये दूसरे इसको ये फिर से अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, अलाउ नहीं करेगा। तो ये क्या बना, दिस मेड दी ई एस कॉम्प्लेक्स, दिस ई एस कॉम्प्लेक्स, और ये ट्रांजिएंट होता है। क्या होता है, ये ट्रांजिएंट होता है। ठीक है, ई एस कॉम्प्लेक्स जो होता है, और ये ट्रांजिएंट स्टेज ना सिंगल जरूरी नहीं कि सिंगल हो, ये मल्टीपल होता है। कई ट्रांजिएंट स्टेजेस हो सकती हैं, मल्टीपल। मतलब एक रिएक्शन कंप्लीट होने में देयर कैन बी मल्टीपल ट्रांजिएंट स्टेज। ट्रांजिएंट का मतलब ट्रांजिशनल, बीच की स्टेज जो होती है, ट्रांजिएंट स्टेट। ठीक है, और इसी को ये कॉम्प्लेक्स, और ये कंपल्सरी होता है। ये क्या है, कंपल्सरी है, ये बनेगा ही बनेगा। बिना इसके बने कोई भी एंजाइमेटिक रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा, बिना इसके बने कोई भी एंजाइमेटिक रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा। इसके बाद ईएस से बनेगा ईपी। ठीक है, एंजाइम एंड प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है, और लास्ट में आपको ई एंजाइम अलग और प्रोडक्ट अलग। यही प्रोडक्ट हमको चाहिए था, और ये एंजाइम फिर से फ्री हो जाएगा, ये वही एंजाइम है। तो अब प्रोडक्ट यहां से ये चला था, लेकिन इसका प्रोडक्ट अब क्या हो गया, प्रोडक्ट ये हो गया। कहानी समझ में आई बाबू? और एंजाइम हमारा सेम रहेगा, मतलब दिस वन। अब ये फिर से फ्री हो गया। फ्री का मतलब नया इसमें सबस्ट्रेट ये फिर से आके यहाँ पे बाइंड हो सकता है, और फिर से ये पूरी रिएक्शन रिपीट होगी। समझ में आया? दिस इज द टोटल स्टेप ऑफ हेयर। ये अब इसको पढ़ लीजिएगा। क्लियर है कि नहीं? ओके, अब ये होता कैसे है, एक्चुअली में फंक्शन कैसे करता है। तो जैसा इसके पहले हमने बताया कि ये पाथवे जो होता है ट्रांसफॉर्मेशन वाला, कैसे ये स्टेजेज आती हैं, ट्रांजिशन स्टेज स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए, ये देखिए लिखा है ना, ट्रांजिशन स्टेज स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा है कि द पाथवे ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट गो थ्रू, देखिए मस्ट लिखा है, गो थ्रू द सो कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेज, जो कि हमने ईएस कॉम्प्लेक्स बताया था। तो दिस इज द ट्रांजिशन स्टेज ना, दिस। देयर कुड बी मेनी मोर अल्टर्ड, सी सब बता दिए हैं, देयर कुड बी मेनी मोर अल्टर्ड स्टेट। सबसे पहले बताया मल्टीपल ट्रांजिएंट स्टेट बिटवीन द स्टेबल सबस्ट्रेट एंड द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ये जो सबस्ट्रेट था ये भी स्टेबल था, ऐसा थोड़ी नहीं स्टेबल नहीं था, और ये हमको प्रोडक्ट मिला है, ये भी क्या है, स्टेबल है। ठीक है, स्टेबल है। Implicit in this statement is the fact that all the other intermediate structural states are unstable, इसीलिए तो कन्वर्ट हो रही हैं। तो ये जो ES कॉम्प्लेक्स होता है ये क्या है, अनस्टेबल है। बीच की जितनी भी ट्रांजिएंट स्ट्रक्चर आ रही हैं, स्टेट आ रही हैं, क्या है, अनस्टेबल है, तभी तो ये कन्वर्ट हो रहा है इधर। अगर स्टेबल होता तो नहीं कन्वर्ट होता, अनस्टेबल है। ठीक है, तो स्टेबल और अनस्टेबल होना किससे रिलेट कर रहा है यहाँ पे, ये एनर्जी स्टेटस से, कि भाई उस पर्टिकुलर सिस्टम की एनर्जी क्या है। इसके एनर्जी स्टेटस के बेसिस पे बोल रहे हैं कि स्टेबल है कि अनस्टेबल है। जैसा कि हम बहुत पहले अगर केमिस्ट्री में आप पढ़ते होंगे तो इलेक्ट्रॉन का बोलते हैं ना कि भाई अगर आउटर जो सेल हैं ऐसे, यहाँ पे अगर हमारा न्यूक्लियस है और बाहर सेल्स हैं, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन कितना स्टेबल है, यहाँ कितना स्टेबल है, यहाँ कितना स्टेबल है, ये डिपेंड करेगा कि इसके पास कितनी एनर्जी है लूज करने के लिए, कि कितने आसानी से ये इसके सिस्टम को लूज कर देगा, छोड़ देगा। तो इसका मतलब अगर एनर्जी कम है, इनके बीच में अट्रैक्शन कम है, अट्रैक्टिव फोर्सेस कम है, तो गड़बड़। ऐसे एनर्जी स्टेटस होता है। ठीक है, सो ये डिपेंड, ये प्रोडक्ट की या जो बनता है, स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, तो उसकी जो एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी होती है सबसे कम होती है। बाकी जो सबस्ट्रेट रहता है इन जनरल उसकी एनर्जी जो होती है ऊपर रहती है इन जनरल। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है
ठीक है, ये जो आपको दिखाया गया है इमेज, इसके बेसिस पे मैंने पहले क्वेश्चन बनाया है और इसके बेसिस पर नीट ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो दिमाग में लेके चलिए कि ये है क्या। तो पहले ये स्ट्रक्चर जो शो कर रहा है क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, ठीक है, समझने के लिए बता रहे हैं। अब यहाँ पे वर्ड आ गया है एक्टिवेशन एनर्जी का। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ये एनर्जी वो एनर्जी है, ठीक है, जो कि आपके ट्रांजिशन स्टेट और जो सबस्टेट की एनर्जी है इसके बीच की एनर्जी है। इसी को क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखिए, जब एंजाइम नहीं यूज करते हैं, एंजाइम नहीं होता है सिस्टम में, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए जो रेट होता है प्रोडक्ट फॉर्मेशन का ये कम हो जाता है। एसर्शन रीजन का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, एसर्शन रीजन का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, बना है। दूसरे केस में देखिए, जहाँ पे एंजाइम है, यहाँ पे देखिए एनर्जी कम है। तो यहाँ क्या मतलब है, ये देख रहे हैं ना, ये जैसे कम हुआ तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई, एक्टिवेशन एनर्जी कम है ना, तो यहाँ पर रेट भी देखेंगे क्या हो गया, रेट हाई हो गया। एसर्शन रीजन का क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए दोनों केस में जो ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी है मोरलेस, दोनों केस में चाहे एंजाइम हो चाहे नहीं हो, दोनों में हायर है। ये सबस्टेट का पोटेंशियल एनर्जी है और ये देखिए एंजाइम जो है ट्रांजिशनल स्टेट में, ठीक है। तो विथ एंजाइम भी यहाँ है और विदाउट एंजाइम यहाँ है, ठीक है। दोनों केस में ये हायर है और जो प्रोडक्ट की एनर्जी है दोनों केस में क्या है, लोअर है। इसमें दिखाया गया है, इसको समझना है आपको, ठीक है। और यहीं से हम इसी का रिएक्शन, अभी ये पता नहीं है यहाँ पे, लेकिन इस रिएक्शन को अगर हम देखेंगे, शुरुआत में देखेंगे, तो इससे हम बता सकते हैं कि कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का मतलब होता है कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही हो, मतलब कोई रिएक्शन हो रहा है उसमें एनर्जी निकल रही है, तो वो एक्सोथर्मिक होता है। एक्सो का मतलब बाहर निकलना, एंडोथर्मिक का मतलब होता है हमको यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ेगी किसी रिएक्शन के लिए, रिएक्शन को शुरू करने के लिए, जैसे हम कहते हैं ना, हीट करना पड़ेगा, प्रेशर देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, तो एनर्जी जो है यहाँ पे लगती है। जैसे अभी आप लोग जो है ना एक्सोथर्मिक नहीं है, ऐसा नहीं कि आप पढ़ रहे हो आपके पढ़ने से हमारा मोटिवेशन बढ़े, नो, आपको अभी हमको एनर्जी देनी पड़ रही है, आपको हमको मोटिवेट करना पड़ रहा है, या जो अभी पढ़ा रहे हैं देखिए इतना इम्फेसाइज करके एक एक चीज को समझा रहे हैं। सो दिस इज द एनर्जी, ठीक है। तो ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, ठीक है। तो एंजाइम का काम क्या होता है, एंजाइम का काम एक्टिवेशन एनर्जी जो है इसको डाउन करना है, लो करना है। ये दिमाग में कभी ना आए कि एंजाइम जो होते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देंगे ना तो आपका रेट और स्लो हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि ये यहाँ पे, मान लीजिए ग्राफ यहाँ पहुंच जाए, तो ये तो और ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी हो गई ना, मतलब इसमें एनर्जी और चाहिए, ट्रांजिशन स्टेट यहाँ भाग रहा है, तो रेट और स्लो हो जाएगा, रेट और स्लो हो जाएगा। क्लियर है, समझने की नहीं? ओके, सो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं सारा चीज। ये आपको ग्राफ, और जहाँ पे भी एनसीईआरटी में कोई इमेज आए, फिगर आए, उसको एकदम से दिमाग में छाप लेना है, ठीक है, कि क्या कहाँ पे लिखा है, मीनिंग क्या है। मीनिंग हमने समझा दिया, ठीक है, ये वही है। देखिए जैसे यहाँ पे सबस्टेट है जिसको एस से डिनोट किया है, ठीक है, इसमें एंजाइम लग गया, मतलब ये ट्रांजिशन स्टेट पे ईएस बन गया। और यहाँ पे एंजाइम नहीं है तो यहाँ पे केवल सबस्ट्रेट है, मतलब अपने आप नेचुरल कंडीशन में ये रिएक्शन हो रहा है। और बीच में ये जो ट्रांजिशन की स्टेट है यही है येस कॉम्प्लेक्स। तो एंजाइम अगर है तो ये कॉम्प्लेक्स जो है ये मस्ट है कि ये बनेगा, ठीक है। और देखिए यहाँ से यहाँ आया तो दूसरा स्ट्रक्चर, ऐसा नहीं कि इसी फॉर्म में आए जा रहा है, नहीं, चेंज हो रहा है, यहाँ पे कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। और चेंज होने के बाद यहाँ पे क्या बना है, एंजाइम अलग हो गया और प्रोडक्ट जो है ये है, तो एंजाइम सेपरेट हो गया। तो इससे ये भी पता चलता है कि एंजाइम्स जो होते हैं, ये एंजाइम्स दे डू नॉट पार्टिसिपेट, दे डू नॉट कंज्यूम्ड, पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं लेकिन कंज्यूम इन द रिएक्शन, इन द रिएक्शन। एंजाइम कभी भी कंज्यूम नहीं होते हैं, एंजाइम एज इट इज जो है निकल आते हैं। समझ में आया?
कहानी क्लियर? ठीक है, इसी चीज को यहाँ पे इन्होंने समझाया है, देख लीजिए। द वाई एक्सिस, ये वाली एक्सिस वाई है और ये वाली एक्सिस एक्स है। तो ये बोला है रिप्रेजेंट द प्रोग्रेशन ऑफ द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट थ्रू द ट्रांजिशन स्टेट। तो ये देखिएगा प्रोग्रेशन ऑफ रिएक्शन, ध्यान रखिएगा। और ये शो कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी को। बोल रहा है कि द एनर्जी लेवल डिफरेंसेस बिटवीन द एस एंड पी, सही है। इफ द पी इज एट लोअर लेवल देन द एस, मतलब अगर P यहाँ पे नीचे है, इससे देखिए यहाँ S यहाँ पे है और P यहाँ पे है, ऑलमोस्ट यहाँ पे, मतलब लोअर लेवल पे, ठीक है। तो क्या बोला है, द रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक, मतलब इस रिएक्शन, ये जो दिख रहा है ये कैसा रिएक्शन है, दिस इज एक्सोथर्मिक, मतलब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब एनर्जी रिलीज होगी सिस्टम में, ठीक है। तो मतलब जैसे चूना होता है, ठीक है, चूना जो बुझा हुआ चूना नहीं होता, उसको पानी में डालिए बुझाने के लिए। आप कभी गांव में देखे होंगे, पहले चूने की पुताई होती थी, तो जो नाद होता था ना, जिसमें बड़धा गोरू या बैल काऊ खाते हैं, उसमें ऐसे पानी और चूना डाल दिया था। तो देखेंगे उसमें बॉयल करता था, ऐसे बाहर से छुएंगे ना, जल, मतलब ऐसे बहुत हीट होता था। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब एनर्जी बाहर निकल रही है। लेकिन अगर सिस्टम कोई ऐसा है जिसमें आपको डालने के बाद बॉयल करने पे मिक्सिंग हो रही है, रिएक्शन हो रहा है, दूसरे उसमें चेंज हो रहा है, जैसे हम लैब में करते हैं ना, हीट करते हैं ऐसे स्पिरिट लैम्प के ऊपर, तो इसका मतलब वहाँ पे रिएक्शंस कैसा होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन ये जो ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो कर रहा है। तो आपको ये ग्राफ देके स्टेटमेंट बना सकता है, ग्राफ दे देगा क्वेश्चन में और बोलेगा कि ये कौन से टाइप का रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है, दूसरा एंडोथर्मिक है, ठीक है, तीसरा क्या है, पेरीथर्मिक है, कुछ भी लिख देगा, या कोई भी न्यूट्रल है, बस हो गया कहानी। समझ में आया? किसी भी तरीके से क्वेश्चन का नेचर चेंज कर सकता है, बदल सकता है, बना सकता है। ठीक है, सो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, वेदर इट इज एन एक्सोथर्मिक और एक्सोथर्मिक हो या एक्सोथर्मिक को स्पॉन्टेनियस रिएक्शन भी बोलते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। स्टेटमेंट दे देगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर कॉल्ड एज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, तो ये स्टेटमेंट सही होगा। या एंडोथर्मिक और एनर्जी रिक्वायरिंग, मतलब जिसमें एनर्जी चाहिए, ठीक है, तो ये क्या है, ये भी स्टेटमेंट बना देगा दूसरा कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर एनर्जी रिक्वायरिंग। अब इसको क्या कर देगा, अपोजिट कर देगा कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस which releases, which consumes the energy। समझ में आया? ऐसे endothermic reactions are energy requiring reaction which are also called as spontaneous reaction। वही हो गया, आपको पहले फंसाएगा। स्टेटमेंट कैसे पूछता है पता है ना, स्टेटमेंट पहले आपको फंसाता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है उसको लेता है आधे आधे लाइन में, मतलब ऐसे अगर 2 लाइन का स्टेटमेंट है, सपोज स्टेटमेंट ऐसे लाइन में है, स्टेटमेंट वाला स्टेटमेंट 1, तो आधे लाइन तक आपको कहेगा, कॉन्फिडेंस लेगा यहाँ पे आपको कि नहीं नहीं सही है बिल्कुल। अब यहाँ तक आपको लगा कि ये परफेक्ट है, तो आगे का ना आपको समझ ही नहीं आता है, दूसरी लाइन आपने ध्यान ही नहीं दिया, जल्दी में पढ़ दिया और यहीं पे जो है ये आपको तबाह कर देता है। समझ रहे हैं ना? तो ये स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं बड़े तरीके से देखने होते हैं, एक एक लाइन एक एक वर्ड पे ध्यान देना होता है। तो यहाँ पे एक्सोथर्मिक को स्पॉन्टेनियस बोलते हैं, एंडोथर्मिक को एनर्जी रिक्वायरिंग। स्टेटमेंट किसी भी तरीके से दे, ये आपको नहीं भूलना है बस। द एस हैज टू गो थ्रू अ मच हायर एनर्जी स्टेट और ट्रांजिशन स्टेट। देखिए हमेशा हम दिखाए ना कि एस का लेवल देखिए यहाँ पे है, चाहे एंजाइम है चाहे नहीं है, दोनों केस में सबस्टेट से ट्रांजिशन स्टेट की जो एनर्जी है ये ज़्यादा है, सिंपल सी बात है, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी ज़्यादा है। द डिफरेंस इन एवरेज एनर्जी कंटेंट ऑफ एस फ्रॉम दैट ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट इज कॉल्ड द एक्टिव एस एनर्जी। तो यही हमने कॉन्सेप्ट बताया है कि इसके लिए ये जो डिफरेंस है ट्रांजिशन स्टेट का, मतलब यहाँ पे लिख दीजिए टीएस माइनस जो ट्रांजिशन स्टेट है और सबस्टेट, इनके बीच का जो डिफरेंस है एनर्जी का डिफरेंस, ठीक है, एनर्जी डिफरेंस, यही क्या है, यही है एक्टिव एस एनर्जी। क्लियर है? और दोनों केस में चाहे एंजाइम हो चाहे नहीं हो, जो ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी होती है वो हायर होती है,
इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये यहीं से सारा चीज़ क्लियर हो रहा है, इसको बस ध्यान में थोड़ा सा आप समझेंगे पढ़ेंगे तो क्लियर होगा। इससे ज़्यादा ही ना भाई, इसको ऐसे खींचो, इससे ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है और ये भी ज़्यादा है, तो दोनों केस में ज़्यादा है। और यहाँ पे प्रोडक्ट नीचे लेवल पे है, तो इससे क्या मतलब निकला था, हम बताए थे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर मान लीजिए प्रोडक्ट इधर बन जाता कहीं, सपोज अगर हम स्टेटमेंट को यहाँ से दिखा देते कि मान लीजिए ये नहीं बन के, अगर ये हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे सबस्ट्रेट था और ये ऐसे बन के धीरे से यहाँ पे बन जाता प्रोडक्ट, पी यहाँ पे आ जाता और यहाँ से भी पी जो है हमारा यहीं पे आता मान लीजिए, तो पी अगर नापते यहाँ से ऐसे है, पी मतलब ऊपर, तो पी अगर ऊपर ही रहता इसका मतलब ये रिएक्शन कैसा था, एंडोथर्मिक, मतलब इसमें बिना एनर्जी हमको अलग से अप्लाई किए, बिना हीट किए, बिना प्रेशराइज किए ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है, मतलब एनर्जी रिक्वायरिंग रिएक्शन हो जाता फिर ये वाला, अगर ये जो हम बना रहे हैं ये वाला होता तो। क्लियर है कि नहीं बाबा? अरे हम यहीं पे समझा रहे हैं कि डबल हमको बनाना ना पड़े, तो आप ये मत सोचिए कि हम बना नहीं रहे हैं कुछ, ठीक है। सो एंजाइम इवेंचुअली ब्रिंग डाउन दिस एनर्जी बैरियर मेकिंग द ट्रांजिशन स्टेट मोर इजी। तो एंजाइम्स का काम यही होता है कि जो ये एनर्जी है ना, एक्टिवेशन एनर्जी, इसको रिड्यूस करना है। एक्टिवेशन एनर्जी पहले यहाँ थी, इसको रिड्यूस करके यहाँ ला दिया, तो जब भाई इतना इतना टाइम बच गया ना, जो यहाँ जा रहा था अब यहीं से कन्वर्ट हो गया, यहीं से मुड़ गया, तो इसका मतलब टाइम बच गया, टाइम बच गया तो इसका मतलब रेट जो है चेंज हो गया। और रेट चेंज कैसे हुआ, रेट चेंज जो हो गया पॉजिटिवली, मतलब स्पीड बढ़ गई, स्पीड अप हो गया क्या प्रोसेस, समझ में आया? यस, तो ये है यहाँ पे है एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट हमने बता दिया क्या है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक क्या होते हैं, ठीक है। हाँ, सबस्ट्रेट और जो प्रोडक्ट है और एंजाइम सबस्ट्रेट का क्या रिलेशन है, एंजाइम कभी भी एंजाइमेटिक रिएक्शन में एंजाइम कभी भी कंज्यूम नहीं होता, मतलब खत्म नहीं होता, इस बात को समझिए, एंजाइम एंजाइमेटिक रिएक्शन में कभी भी खत्म नहीं होता है। क्लियर है? नेचर ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन पे आते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इतना है, अभी क्लासिफिकेशन नहीं बताएंगे लेकिन इतना बता देते हैं, नहीं तो फिर ये हो जाएगा। नेचर ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन अभी बताएं, चलिए इसको कल बताते हैं, ठीक है। कल ये पूरा खत्म कर देते हैं, क्योंकि अभी खत्म करेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, हमको लग रहा है 1 घंटे हो गया है, मोर देन एनफ आई थिंक। सो नेचर ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन कल बताएंगे। बाकी आज का ये कॉन्सेप्ट बहुत तरीके से समझ आए हैं, आप ध्यान से पढ़िएगा और मिलते हैं अगले लेक्चर में। होपफुली मैं लेक्चर 1-2 दिन में ला ही दूंगा, लेकिन तब तक आप पीछे के लेक्चर्स भी पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए।